नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जम्मू कश्मीर में करीब 78 साल पहले एक कबायली हमला हुआ था, जो कि करीब 1 साल 2 महीने 1 हफ्ते और 3 दिन के बाद खत्म हुआ था। यही वो हमला था जिसने कश्मीर की सूरत बदल कर रख दी थी। इसी हमले की वजह से कश्मीर की धरती पर जन्नत से जहन्नुम बनने की बुनियाद रखी गई थी। इसी हमले की वजह से मुजाहिदीन पैदा हुआ था, जो कि आज तक कश्मीर की फिजाओं में बारूद का जहर घोल रहा है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की रैली में कई सवाल उठाए। गांधीनगर में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए आक्रमण करने वाले मुजाहिदीन लड़ाकों से निपटने के बारे में पटेल की सलाह को कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। सरदार पटेल की इच्छा थी कि जब तक पीओके वापस नहीं आता है, सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। ये मुजाहिदीन जो लहू चख के गए थे, वे सिलसिला 75 साल से चला आ रहा है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। तो अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर आजादी के बाद जन्नत को पहला जख्म किसने दिया? जब माँ भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, वो सिलसिला 75 साल से चला है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप राव जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। आर तिवारी जी भी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है। तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी। बहुत स्वागत है एसपी मित्तल जी आपका। और साथ ही पूर्व राजनयिक गौरीशंकर गुप्ता जी भी मौजूद है। गौरीशंकर जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा और शुरुआत गौरीशंकर जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, ये जो भारत को जख्म मिला है पीओके को लेकर, ये किसने इसकी शुरुआत की? पहला जख्म भारत को किसने दिया? क्या ये कहे हम पाकिस्तान ने, ये नेहरू सरकार ने, या फिर उस वक्त की परिस्थितियों ने? श्वेता जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, हमारे को पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए, इतिहास के जो पन्ने होते हैं उनको पढ़ के हमें सीखना चाहिए। ये इतिहास का एक बहुत विशेष पन्ना है कि 47 में आज़ादी के बाद में जब हरि सिंह जी जो वहाँ कश्मीर के राजा थे, उन्होंने एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट को साइन कर दिया था और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उस समय जब वहाँ के जो पाकिस्तान के जो आर्मी थी, उन्होंने ये जो वहाँ के लोकल लोगों के नाम में मुजाहिद को भेजा, और कुछ लोगों का कहना है कि कुछ आर्मी के लोग भी मुजाहिद बन के वहाँ आए और उन्होंने कश्मीर पे हमला करके कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। उस समय जब भारत ने सेना भेजी तो काफ़ी हिस्सा तो हमने खाली करवा लिया, जो कि आज भारत का जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का हिस्सा है। और जो कुछ हिस्सा जो बच गया, वो मेरे को कुछ जर्नल्स में भी बताया, जो जनरल्स के पुत्र और प्रपौत्र जो हैं, जो उस वार में हिस्सा ले रहे थे उस समय, उन्होंने मेरे को बताया कि अगर 4-5 दिन का समय आर्मी को और दे दिया जाता तो ये पूरा का पूरा हिस्सा भारत के कब्जे में आ गया होता। तो उस समय क्या परिस्थितियां घटी, मैं इसके बारे में मैं जानता नहीं। मैं जो भी इतिहास के पन्ने हैं उनको देखने के बाद ऐसा पता लगता है कि किसी ने हमको फोर्स नहीं किया कि आप यूएन में जाइए। ये निर्णय नेहरू जी का था या उनकी सरकार का था, और वो यूनाइटेड नेशंस में गए 1 जनवरी 48 को, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से आशा की होगी कि एक फेयर डिसीजन मिलेगा, लेकिन वो निर्णय हुआ नहीं। और उसके बाद सब वेस्टर्न कंट्रीज ने उस मुद्दे को फंसा दिया और भारत और पाकिस्तान को एक ही नाव में बिठा के उसके ऊपर कहना शुरू कर दिया। तो एग्रेसर और एग्रेस्ड
जिन्होंने हमला किया और जिनके ऊपर हमला किया गया उनको बराबर कर दिया गया। हम गए थे वहां पे, जिनके ऊपर हमले किया, हम पीड़ित थे, हमारे ऊपर हमला किया गया था, लेकिन उस स्थिति में जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनका इंटरेस्ट कुछ और रहा होगा, इसलिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक ही नाव में बिठा के और उस नाव को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और तब से ये मुद्दा चल रहा है। मेरा ये मानना है जी। और मेरे कलीग्स का जो डिप्लोमेटिक सर्विस में रहे हैं और जो मेरे कलीग्स के इन लोग जो एंसेस्टर्स आर्मी में रहे हैं, उनका मानना यह है कि एक बहुत बड़ी गलती हमारी हुई है और अगर उस समय 3-4 दिन का समय मिल जाता तो ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो हमारा हिस्सा बन गया होता। अब आज की दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो इसमें बहुत उलझाव आ चुके हैं 75 साल में। सबसे बड़ा उलझाव चाइना का इंटरेस्ट आया है। उन्होंने जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनाई है वो पाक अधिकृत कश्मीर से निकलती है, तो उनका इंटरेस्ट है कि इस कश्मीर को पाकिस्तान के पास रहे तो उनकी CPC की जो प्रोजेक्ट है वो आगे चलती रहेगी। तो इसमें और भी कई उलझाव आ चुके हैं। कई मुस्लिम देश ये मानते हैं कि ये ही पाकिस्तान का हिस्सा है। कई देशों ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको एक्चुअली बॉर्डर माना हुआ है। तो ये जो विकृतियां आई हैं वो नहीं आती अगर उस समय हम 3-4 दिन में इस समस्या को रिजोल्व कर लेते और UN में नहीं जाते। लेकिन उसको हिस्ट्री को आप निगेट नहीं कर सकते, लेकिन उससे हमें सीखना चाहिए कि हम ऐसी गलती भविष्य में नहीं करें, क्योंकि हमने 71 वार के बाद भी इसको लेने का एक चांस था हमारे पास, लेकिन वो चांस भी हमने खो दिया और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब मैं समझता हूँ कि ये मसला अब काफी पेचीदा हो चुका है। जी बिल्कुल ठीक है आपने गौरी शंकर जी, पेचीदा हो चुका है। और आरती तिवारी जी वो कहते भी ना कि जब जख्म हो, छोटा घाव है, इलाज तभी कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो नासूर बने। और POK को लेकर और पाकिस्तान से जो चल रहा है वो 75 साल हो चुके हैं और आज ये सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस सवाल इससे लेकर उठा रही थी कि POK को लेकर बात करनी चाहिए थी, सीजफायर नहीं करना चाहिए था, सीधे POK लेकर ही मानना चाहिए था। तो अब सवाल ये उठा रहे कि पहला जख्म आखिर दिया किसने? ये पहले भी तो हो सकता था, क्यों 75 साल हमें लग गए और अभी भी हाथ खाली? श्वेता, अगर मेरे को आप पूरा टाइम देंगे तो मैं पूरा बताऊंगा। मैं प्रताप राव जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि नहीं, आप अपनी बात रखिए सर, वही जितनी अगर टोका-टाकी करेंगे तो मैं कोई नहीं टोक रहा, आप अपनी बात रखिए। मैं फिर कह रहा हूं, आजादी के बाद 75 साल के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो अपने आप में आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री हैं। ना सरदार पटेल जी की कोई जीवनी में लिखा है। अरे इनसे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी सरी के भारत रत्न प्रधानमंत्री रह चुके, ना लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा। वो कह रहे हैं आज कि भारत माँ के 3 टुकड़े कर दिए आज के 78 साल पहले। इस बात के लिए तो मैं भी रजामंद हूं। देश में जब अंग्रेजों का राज था, ये भारत नहीं था, ये सिंध नदी के किनारे रहने वाले हमको हिंद को बोलते थे, ये हिंद है। जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए तो तमाम रियासतों को ये छूट दी थी कि वो भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे। अभी गौरीशंकर जी बता रहे थे, महाराजा हरि सिंह जी जो उस समय कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने कहा ना मैं पाकिस्तान में रहूंगा ना मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, मैं अलग स्टेट के रूप में, अलग देश के रूप में रहूंगा। जब महाराजा हरि सिंह जी का फैसला था, जैसे जोधपुर महाराजा ने भी कहा था, जैसे हैदराबाद के नवाब ने भी कहा था, लेकिन जब पाकिस्तान बन चुका, उन्होंने आजादी के बाद में मुजाहिदीन कह दो या कबायली कह दो, उन्होंने कश्मीर में अपने लोगों को भेजा। उस समय तो भारत का अंग था ही नहीं ना जम्मू कश्मीर। जब वहां पर लगातार कश्मीर में वो आगे बढ़ रहे थे कबायली या मुजाहिदीन, तब महाराजा कश्मीर हरि सिंह जी ने नेहरू जी को पत्र भेजा कि मैं जम्मू कश्मीर का विलय भारत में स्वीकार करता हूं। आप हालात देखो, 15 अगस्त 47 को हमारा देश आजाद होता है, 48 में वो भेज देते हैं कश्मीर में घुसपैठियों को। सेना की क्या हालत थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 1948 में भी दिल्ली से हवाई जहाज से जो सैनिक गए, उन्होंने लगातार धकेलते गए
और आधे जो पीओके बन चुका था उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा भारत के अंदर मिला चुके थे। लेकिन वही बात, जैसे अभी चौधरी ट्रंप अचानक 10 तारीख को अवतार लेते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहा था और हमारे प्रधानमंत्री जी को उनकी गिड़गिड़ाहट पसंद आ गई, हमने युद्ध विराम कर दिया। चौधरी ठीक है तिवारी जी, आपने सब कुछ बता दिया, मेरे सवाल का एक जवाब बस। मैं कह रहा हूं उस समय यूनाइटेड स्टेट उन्होंने यूएनओ जो बना था उन्होंने कहा युद्ध विराम कर दो। मैं कह रहा हूं आज जो कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, सरदार पटेल ने तो कहा था कर लो ऐसा। अब ना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पता, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी के कान में उन्होंने कहा हो यार मैंने तो ऐसे कहा था लेकिन नेहरू नहीं माना। नहीं, लेकिन तिवारी जी एक सवाल ये, किसने क्या कहा उसमें नहीं जाते, किसने क्या कहा उस वक्त क्या हुआ उस पर हम जा ही नहीं रहे। लेकिन सवाल ये कि आज अगर हम सवाल उठा रहे हैं, आज अगर हम पीओके को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ? उन्होंने क्या कहा था इसके लिए कौन मिसाल देगा? उस वक्त भी ये हो सकता था। हम ये सिर्फ सवाल ये हिंदुस्तानियों का ही सवाल है कि पीओके के लिए 75 साल क्यों लग रहे हैं? हिस्सा था ही नहीं, हमने जो कोशिश करी आधे से ज्यादा हमने। चलिए अब जवाब, ठीक है तिवारी, प्रताप राव जी। आर तिवारी जी बड़े भाई साहब हैं, लेकिन मुझे इस बात में बड़ा संकोच हो रहा है कि उनको इतिहास का कम ज्ञान है। अगर वो इतिहास का सही ज्ञान रखते तो वो एक बात नहीं कहते। जब उन्होंने सबसे पहली बात लास्ट में एक बात कही कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं था, अनादिकाल से जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। एक तो आर तिवारी और दुनिया ये सोच ले कि ये जो अंग है भारत का, ये कभी भी जो है भारत से टूटने वाला नहीं है। इसलिए सुनिए राव जी, ये बताओ जोधपुर महाराजा, अरे मैं बोला क्या आपके बीच में बोला क्या आपके बीच में बोला क्या? तिवारी जी आपको भी सुना गया। तिवारी जी आपको भी सुना गया। सर आप भी सुन लीजिए, वो जो बोल रहे हैं आप अगर नहीं होंगे उससे सहमत, आप अपनी बात रखिएगा। इसलिए भाई साहब कह के शुरू किया क्योंकि हम किसी इतिहास के बात कर रहे हैं। गौरीशंकर जी ने बिल्कुल एक सही बात बताई। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे शुरुआती तौर पे जम्मू कश्मीर को लेकर शंकाएं थी, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन का जो है वो साइन कर दिए थे। उसके बाद कबायलियों का आक्रमण हुआ और वो क्यों रुका? हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उनके ऊपर लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन का कितना असर था, और लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन किस तरह से पाकिस्तान परस्त थे, ये सब जानते हैं। किस तरह से आर्मी का बंटवारा। सुनिए लेडी माउंटबेटन के चक्कर में देश को बर्बाद कर दिया नेहरू ने। आज वो बातें जब आती है, जैसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री एक अकेला जम्मू कश्मीर राज्य नेहरू के जिम्मे छोड़ा था। सरदार पटेल ने 526 राज्यों को एक कर दिया। एक अकेले राज्य को जवाहरलाल नेहरू ने बर्बाद कर दिया। राव जी, ये 11 साल में भारत नहीं बना, 15 साल में भारत के 11 साल की बात, जो 1948 की बात करो ना। ये समस्या पैदा कहां से हुई, ये तो बात करो ना। ये समस्या नेहरू की पैदा की हुई, जिसे कांग्रेस की सरकारों ने लगातार आगे बढ़ाते रहे। 1971 में क्या हुआ? 1971 में लाहौर तक हमारी सेनाएं पहुंच चुकी थी और उनके 93,000 सैनिक हमारे यहां बंदी थे। क्यों छोड़ दिया? क्यों जम्मू कश्मीर का वो पार्ट नहीं लिया? पीओके क्यों कब्जे में रह गया? राव जी आज क्या कहा प्रधानमंत्री? आज ये कह रहे तिवारी साहब को सुनने की वो नहीं है, क्योंकि इतिहास का ज्ञान नहीं है, ये सुन नहीं सकते। अब ये बार-बार ट्रंप की बात आपने बात रखी। हमारे साथ एसपी मित्तल जी भी है। एसपी मित्तल जी, सवाल इसलिए कि देखिए अब आपके प्रधानमंत्री ने क्या किया, हमारे क्या किया, हमारे बहुत दूरदर्शी थे या आपके बहुत बेहतर थे, सवाल इसका नहीं है। आज सवाल ये उठ रहा है कि पीओके को लेकर जब पीएम मोदी ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात सिर्फ 2 मुद्दे पर हो गया, आतंकवाद और पीओके, कांग्रेस सवाल उठाती है कि पीओके पर ही बात होनी चाहिए, कोई फैसला होने पर ही आगे रुकना चाहिए था, सीजफायर नहीं होना चाहिए था, कुछ मांगा ही नहीं गया, अपनी शर्तों पर कुछ किया नहीं गया। और आज जब पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि पहला जख्म किसने दिया, तो सवाल तो उठेगा कि शुरुआत कहां से हुई? क्या इसे उस वक्त छीना जा सकता था? क्या इसे उस वक्त अपने कब्जे में लिया जा सकता था? उस वक्त की क्या मुश्किलें थी और क्या मुश्किलें लगातार बनी रही कि 75 साल हो गए, अभी भी हाथ खाली और कोशिशें लगातार जारी है?
देखिए श्वेता, प्रधानमंत्री जी लगातार 2 दिन क्या नाम से गुजरात के दौरे पे हैं और कल भी उन्होंने बहुत पाकिस्तान को लेकर बात कही और जो अभी जो सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान और भारत के बीच हुई उसको लेकर बहुत सारे खुलासे किए। आज भी प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में जो बात की, मुझे लगता है कि उसको इतिहास को समझने की जरूरत है। और गौरीशंकर जी ने जो क्या नाम से राजनीतिक रहे हमारे, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को कहा है कि उस समय 1948 के अंदर हमारी सेना इस काबिल थी कि हम पूरा का पूरा कश्मीर ले सकते थे, लेकिन न जाने क्यों कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया और आज वही हिस्सा क्या नाम से जिसको हम पीओके कहलाते हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो आज क्या नाम से नासूर बना है। मैं बात को उससे आगे और ले जाना चाहता हूं। देखिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम क्या निर्णय लिया क्या नहीं लिया, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि अनुच्छेद 370 का जो नियम लागू किए गए वो कांग्रेस के शासन में लागू किए गए और वो जो 370 को प्रावधान जो लागू किया गया अनुच्छेद को, उसकी वजह से ही पूरा कश्मीर हमने देखा कि लहूलुहान होता रहा। और क्या नाम से जिस तरीके से वहां से 4 लाख हिंदुओं को उस अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के कारण वहां से भगा दिया गया, जिस तरह से आतंकवादियों के कब्जे में पूरा कश्मीर वहां पे रहा, ये सारी चीजों को हमको समझने की जरूरत है। और उसके बाद में जब अनुच्छेद 370 2020 के अंदर जब वहां से हटाया गया तो हम देख रहे हैं कि लगातार वहां के हालात सुधर रहे हैं। और अब जो ये कहा जा रहा है कि जो पीओके के पास, जो पाकिस्तान के पास जो कब्जे का जो कश्मीर है, उसको भी लेने की कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद वो रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है, उसकी कोशिश लगातार जारी है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनुच्छेद 370 की वजह से कश्मीर को और देश को कितना आतंकवाद का क्या नाम से दर्द झेलना पड़ा। आज प्रधानमंत्री जी ने देखिए श्वेता एक बहुत और महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने चीन की ओर भी इशारा किया। मैं सोचता हूं आपके दर्शकों को उसके बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने चीन की ओर इशारा किया और उन्होंने ये कहा कि अब जो है वो गणेश जी छोटी छोटी आंख वाले बनाए जा रहे हैं, वो भी क्या नाम से वहां से विदेश से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जब क्या नाम से 2047 के अंदर विकसित भारत की बात है, तो हमको जो विदेशी उत्पाद है उनको रोकना होगा और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाना होगा। मुझे लगता है कि ये अपने आप में पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी इस बात का उन्होंने संकेत दिया। और जब उन्होंने ये कहा कि हमें सैन्य बल के साथ जन बल की भी जरूरत है, जन बल जब ही सफल होगा जब हम विदेशी उत्पाद और खासतौर से चीन के जो उत्पाद है उनको क्या नाम से बहिष्कार करें और स्वदेशी उत्पादों को क्या नाम से अपनाएंगे, तो मुझे लगता है वो जन बल वाली बात जो आज प्रधानमंत्री जी ने की है वो सफल होगी। गौरीशंकर जी, 370 का जिक्र अभी किया सर ने, एसपी मित्तल जी ने, लेकिन गौरीशंकर जी क्या लगता है 370 की समाप्ति के बाद कह सकते हैं उस पहले जख्म की भरपाई एक तरह से शुरू हो गई है? जो तस्वीर कश्मीर की बदलती हुई नजर आ रही है, पीओके के लेकर जो कोशिश है, और अगर आज एक मुद्दा है, हम एक बात पर पीओके की ही बात कर रहे हैं, तो हम उतने गंभीर है कि हमें चाहिए और हम वो वापस लेकर रहेंगे, ये एक संदेश जाता है सीधे तौर पर। श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 370 हटने के बाद आप देखिए कश्मीर में कितना परिवर्तन आया है। एक तो आप पहले महसूस करेंगे कि वहां पे जो आतंकवाद की घटनाएं हैं, पत्थर फेंकने की घटनाएं हैं, वो करीब करीब नगण्य हो गई हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसी घटनाएं हुई हैं और जो हुई हैं उसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट हैंड है। दूसरी चीज, वहां पे टूरिज्म कितना बड़ा है आप जानती हैं। कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग हर बार वहां पे जाते रहे हैं। पहलगांव के पहले भी टूरिज्म कितना जबरदस्त था, मैं भी लास्ट ईयर वहां पे गया था। तीसरी चीज ये है कि वहां पे बड़े पीसफुल ढंग से इलेक्शन हुए हैं, पार्लियामेंट के हुए हैं और असेंबली के हुए हैं, सारे बड़े पीसफुल तरीके से हुए हैं। और वहां की आवाम ने बड़ी आगे आके बढ़ के बहुत अच्छा मतदान किया है। 65-70% मतदान होना बहुत बड़ी बात है। तो इन सबको देख करके पाकिस्तान को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि पाकिस्तान को थोड़ा खलक रहा था कि ये तो पूरा का पूरा विलय बड़ी अच्छी तरह से हो गया जम्मू एंड कश्मीर का भारत में। तो उन्होंने फिर आतंकवाद को नया रूप देना शुरू किया। पहले तो उन्होंने जम्मू में कुछ अटैक करवाया, आपने देखा जम्मू के कुछ इलाकों में, और उसके बाद पहलगांव के इलाकों में और कुछ अटैक आर्मी के ऊपर करवाए गए। तो ये सब आतंकवाद का एक नया रूप सामने आया 370 हटने के बाद। क्योंकि जो पाकिस्तान जो 70 हटने के बाद जो भारत में जम्मू एंड कश्मीर का पूर्ण रूप से अच्छा विलय हुआ और पूरी तरह से वहां की जनसंख्या संतुष्ट रही, वहां की जनसंख्या खुशियां मनाने लगी, यहाँ तक कि वहां पे तिरंगा झंडा चारों तरफ
फैलाया जा रहा था, तो उसके बाद ये पाकिस्तान ने इस अटैक को बिल्कुल, और क्योंकि ये ज्यादा उन्हें हजम भी नया नहीं होगा, ये बर्दाश्त भी नहीं होगा, ये बदलती तस्वीर कश्मीर की बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए अड़चन तो पैदा करना ही था। तिवारी जी, उस वक्त भी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन सवाल वही है कि ठीक है, पहले हुआ क्या, कोशिश हुई क्या, रणनीतिक फैसले लिए गए, वो एक अलग बात है, लेकिन आज के वक्त में पीओके को लेकर जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट है आपको लगता है? कोई सुझाव है तो वो भी आप बताइए। मैं कह रहा हूं श्वेता, धारा 370 हटा दी, कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया, और जब देश ने राज्यसभा ने साल 70 साल क्यों नहीं हटाया, क्यों धारा 370 को पास करे, क्यों धारा 370 को केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए वोट बैंक के चक्कर में जम्मू कश्मीर को बफर स्टेट बना के रख दिया। इन कांग्रेसियों ने कश्मीर के साथ जो अन्याय किया है, देश को काटने का हमेशा काम किया है, कांग्रेस ही हमेशा देश को तोड़ने की बात करते रहे। कांग्रेसियों को कभी मतलब नहीं था। जवाहरलाल नेहरू केवल लेडी माउंटबेटन, जवाब दो, केवल लेडी माउंटबेटन के चक्कर में थे, इसी के चक्कर में देश को बर्बाद कर दिया। केवल एक स्टेट नहीं थी, सरदार पटेल ने 526 रियासतों को एक कर दिया, एक स्टेट थी, केवल एक स्टेट थी, क्यों नहीं कर पाए वो? अब तो हमारे पास में दमदार सरदार पटेल से भी ज्यादा मजबूत देश का प्रधानमंत्री है। देश के 140 करोड़ जनता कह रही है प्रधानमंत्री है ना, करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। कभी आपके प्रधानमंत्री ने इस तरह का जवाब दिया? लोग मरते रहे देश में, आतंक फैलता रहा, क्या किया आपकी सरकारों ने? मौन करके बैठे रहे। कहां चले गए पहलगाम के अपराधी? आपने जिंदा पकड़ा है मुर्दा। आप पहलगाम के अपराधी के आका खबरों में सो रहे, पहलगाम के आतंकवादियों के आका छिप गए हैं अंदर बंकरों में, छिपके जान बचा के। आपको पता है क्या स्थिति है, सेना ने क्या कर दिया है, दुनिया देख रही है इसको। चलिए प्रताप जी तिवारी जी, जो किया जा रहा है वो, लेकिन हर एक चीज बताई और दिखाई जाए ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि सीज फायर हुआ है लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, तो कुछ इंतजार भी करना होगा। हालांकि रोजाना इसे लेकर एक ना एक सवाल उठते हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगते हैं। एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे एसपी मित्तल जी। ये बात जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, कि अब वाकई में सोच में अंतर था, पटेल और नेहरू की बात कर ले तो दोनों की, या फिर रणनीतिक फैसले उस वक्त और सटीक लिए जा सकते थे, ये भी एक स्थिति की वजह हो सकती है। देखिए श्वेता, ये तो इतिहास है। जो आज प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो कोई नई बात नहीं कही है, पहले भी इतिहास के अंदर ये बात आई है कि क्या नाम, सरदार पटेल चाहते थे कि पूरा कश्मीर, जब महाराजा हरि सिंह जी ने कह दिया था कि मैं पूरे कश्मीर का भारत में विलय करना चाहता हूं, तो पूरा कश्मीर लिया जाना चाहिए था। ये बात पहले भी सामने आई, कोई नई बात नहीं मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने कही। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसे एक बात और मैं महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा देखिए हम पिछले कई बार आजादी के बाद से हम ये देख रहे हैं कि जो आतंकवादी आते हैं वो कश्मीर में आके घुसपैठ करते हैं, और वो आते वही पाक अधिकृत कश्मीर से हैं। और उन्होंने, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कहा ये प्रॉक्सी वार नहीं है, ये आतंकवादियों का वार नहीं है, ये आतंकवादी कोई आके घटना करते हैं तो आतंकवादी जिम्मेदार नहीं है, ये पाकिस्तान जिम्मेदार है। क्योंकि जिस तरीके से अभी 100 आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के भारतीय सेना ने मारा, तो उनके जनाजे के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके जनाजे के अंदर सरकार और सेना के अधिकारी वहां मौजूद थे। इससे जाहिर होता है कि जो आतंकवादी है वो पाकिस्तान सरकार और सेना के हिस्से है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए कि भूल किसकी थी और किसकी भूल की वजह से आज ये दिन पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लड़ाई पीओके को लेकर है और ये आगे भी जारी रहेगी, भले 75 साल का वक्त होगा। अब आज के वक्त में हम सवाल उठाए, पहला जख्म किसने दिया, तो वो इसलिए कि आज के वक्त में भी आप सवाल उठा रहे हैं। जो हुआ इतिहास में हुआ, आप उसे खंगालेंगे, पन्ने पलटेंगे तो बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। शायद किसी को सहमति भी हो सकती है और कोई असहमत भी हो सकता है, लेकिन आज के वक्त में जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो निर्णय लिए जा रहा है, और हिंदुस्तान का अगर क्लियर है स्टैंड कि हम क्या चाहते हैं और आगे किस पर बात करेंगे, तो सबको साथ उसके लिए आना चाहिए। इससे पहले कि हम उसी को लेकर सवाल उठाएं और आपस में उलझे रहें, तो उससे बेहतर होगा कि फैसले लिए जाए, निर्णय लिए जाए, आगे बढ़ा जाए और उसमें सहमति भी हो, सबका साथ भी हो। तब कह सकते हैं कि हाँ, जो इतने सालों से 75-78 सालों से जो नहीं हुआ वो आज हम करने के लिए भी संभव है और हम तैयार भी हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार भी कह रही है, हमारी सेना भी कह रही है। हालांकि इंतजार करने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।